तो तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे इसमें कि ग्लोबल इकोनॉमी या आपके पास अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की जाए तो आपका डिमांड एंड सप्लाई या आपकी डिमांड किस तरीके से आपकी मीट करती है। या आप ये कह सकते हैं कि जब आप क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ मूव करते हैं तब आपके पास जो है किस तरीके से डिमांड सप्लाई एनालिसिस होता है। देखें बेसिकली आपके पास इसमें क्या है कि एक आपको इसमें ब्लू लाइन जो नज़र आ रही है बेसिकली सप्लाई कर्व है, डोमेस्टिक मार्केट की सप्लाई कर्व है। अगर हम इसमें अवॉइड कर देते हैं वर्ल्ड सप्लाई को तो एक नॉर्मल सा डिमांड एंड सप्लाई का फ्रेमवर्क है जिसमें आपके पास ब्लू लाइन डोमेस्टिक सप्लाई है और ब्लैक लाइन ये आपके पास डोमेस्टिक डिमांड नज़र आ रही है, जो इक्वलाइज कर रही है आपकी पॉइंट ई के ऊपर, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि $5 प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स की, और आपके पास 400 क्वांटिटी जो है डिमांड एंड सप्लाई हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपके पास एक क्लोज्ड इकोनॉमी है तो आप एक हायर प्राइसेस के ऊपर जो है चीज़ें परचेज करें। लेकिन अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी पे जाते हैं या ओपन इकोनॉमी पे जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि अब आपके पास, अब आप ये देख रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में आपके पास कोई प्रोडक्ट सस्ते में मिल रही है या कोई कंट्री उसको सस्ते में प्रोवाइड कर रही है तो आप डेफिनेटली जो है आपकी कंट्री उसकी तरफ जाती है। लेकिन इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो हम अभी इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब आप इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं तब आपको जो है इसमें समझ में आती है कि आपके पास क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर आपकी ओपन मार्केट हो जाती है, ओपन मार्केट में आपके पास जो वर्ल्ड प्राइसेस हैं वो आपके पास $3 आपके प्रिवेल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम है। तो डेफिनेटली अब आपके पास जब ओपन मार्केट होगी तो अब आप जो, अगर इस प्राइस के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई देखें आपके पास तो क्या हो रही है, इस प्राइस के ऊपर जो लोकल सप्लायर है वो सिर्फ 200 यूनिट सप्लाई करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उसकी एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डेफिनेटली उसकी ज़्यादा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। रादर के जो है जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे प्रोड्यूस कर रही है, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट आपकी डिक्लाइन हो रही होती है। ऑन दी अदर हैंड आपके पास क्या है कि आपकी जो मार्केट डिमांड है उस वक्त डोमेस्टिक डिमांड वो 600 यूनिट्स की है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये वर्ल्ड मार्केट प्राइस है, इस वर्ल्ड मार्केट प्राइस के ऊपर अगर डोमेस्टिक सप्लायर अपनी सप्लाई करता है, क्योंकि अब कंज्यूमर ये कहता है कि नहीं इंटरनेशनल मार्केट में तो ये प्राइस है, आप क्यों जो है इतने महंगे में दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास एक शॉर्टेज क्रिएट होगी जो आपके पास आपको यकीनन इंपोर्ट करना पड़ेगी। ठीक है, जो आपको यहाँ से पॉइंट बी टू पॉइंट सी आपको बता रहा है, जो कि आपके पास 400 यूनिट्स है। अब आपके पास अगर ये यूनिट्स आप इंपोर्ट कराते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब आपके पास जो सप्लाई कर्व बनेगा वो आपके पास स्टार्ट होगा विथ यूनिट 1 टिल पॉइंट बी। ये आपके पास डोमेस्टिक सप्लायर सप्लाई कर रहा होगा। देन उसके बाद अगर फर्दर प्राइस इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली आपके पास बायर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपकी प्राइसेस लो हैं। तो अब आपके पास जो ये प्राइसेस आपको नज़र आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि अब सप्लाई कर्व आपके पास ये हो जाएगा टिल पॉइंट सी तक। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब आपके पास, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं तो स्टार्ट हुआ ये ऐसे पॉइंट टिल बी तक। ठीक है, इस पॉइंट तक। देन इस पॉइंट के बाद वो सप्लाई कर भी हो जाएगी। इसका इसकी वजह ये है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में आपको सस्ती मिल रही थी चीज़, तो अब आपके पास जो लोकल सप्लायर है उसकी जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने ओपन मार्केट या कम्पिटिटिव मार्केट में चले जाते हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट आपकी कम्पिटिटिव मार्केट होती है, जहाँ पे आपके पास आपको मार्केट में अगर सस्टेन करना है तो आपको कम्पिटिटिव रेट देने पड़ेंगे या कम्पिटिटिव आपको जो है क्वालिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ताकि आप मार्केट में सस्टेन कर सकें। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अच्छा, ग्लोबल मार्केट में जब आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक तो करेंसी का मसला आता है, फिर आप इंटरनेशनल करेंसी खरीदें, फिर उसको जो है जो है आप सेल आउट करें और जो है परचेज करें। एक आपके पास डिफरेंट सिनेरियो होता है। डोमेस्टिक मार्केट में आपके पास ये नहीं होता, आप लोकल करेंसीज के ऊपर जो है परचेजिंग कर रहे होते हैं। फिर जाहिर सी बात है जब आप डोमेस्टिक करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो डोमेस्टिक करेंसी आपकी डेप्रिशिएट और अप्रिशिएट हो रही होती है अगेंस्ट अदर करेंसी के। आपके पास अगर डॉलर से अगर आप देखते हैं तो आपके पास कभी अप्रिशिएट हो रही है कि आपको अगेंस्ट डॉलर जो है ज़्यादा पीकेआर कम देके डॉलर ज़्यादा मिल रहे हैं, कभी आपको पीकेआर ज़्यादा देके जो डॉलर कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएट आपकी करेंसी होती है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है मार्केट स्ट्रक्चर एंड मोनोपोली। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास किस किस तरीके से आपके पास मोनोपोली जनरेट होती है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया।
ठीक है, जिसमें आपके पास गवर्नमेंट फ्रेंचाइजेज हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जो नेशनल आपकी मोनोपोली बन जाती है आपकी। फिर पेटेंट्स कॉपीराइट्स वगैरह आपके पास होते हैं, या आपके पास कंट्रोल कर लेते हैं आप एसेंशियल इनपुट्स वगैरह, या कोई भी आपके पास एक ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है जिस पे आप कह सकते हैं कि उसकी उस वक्त मार्केट पावर जनरेट हो गई है, तो वो आपकी मोनोपोली में काउंट होता है। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट रन में आपके पास क्या होता है, देखें जब आप परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पड़ता है तो वहाँ पे आपके पास प्राइस इज इक्वल्स टू डिमांड और इज इक्वल्स टू आपके पास एम आर और इज इक्वल्स टू ए आर होता है। जो प्राइस होती है वही आपके पास एम आर होता है, वही आपके पास ए आर होता है, और वही आपके पास डिमांड होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास जो डिमांड है वो आपके बराबर होता है ए आर के। ठीक है। और एम आर जो है वो हाफ होता है ए आर के, या डिमांड के। ठीक है। अगर ये क्यू आपके पास बराबर है ए माइनस बी पी के, तो इसको अगर पी के लिए मैं सॉल्व करता हूँ इस इक्वेशन को, अगर इस इक्वेशन को मैं पी के लिए सॉल्व करूँ तो इसका मतलब क्या है कि क्यू माइनस ए, या आप इसको ऐसे कर लें कि ए माइनस क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी। ठीक। अब इसको आप, ये आपके पास है पी, अब आपको क्या चाहिए एम आर, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कराएं बोथ साइड क्यू से। जब आपने क्यू से मल्टीप्लाई कराया पी इंटू क्यू, तो ये आपके पास हो गया बेसिकली ए क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी, जो कि आपके पास टी आर के बराबर है। ठीक है। अब ये टी आर के बराबर है, अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास हो जाएगा ए माइनस टू की नीचे उतारा पावर क्यू टू माइनस वन अपॉन बी। ठीक है। तो ये आपके पास हो गया ए माइनस टू क्यू अपॉन बी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो स्लोप था वो आपके पास क्या था, टोटल रेवेन्यू का, वो आपके पास -1 था। ठीक है, स्लोप, और यहाँ पे आपके पास क्या है -2। इसका मतलब क्या है कि एम आर का जो स्लोप होगा, या एम आर जो होगा आपका, वो बेसिकली हाफ होता है आपके ए आर के। ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली जो है आपका एम आर और ए आर का जो रिलेशन होता है। अच्छा, फिर इसमें आपके पास एक चीज़ और आती है, वो आपके पास क्या आती है कि अब ये कह रहे हैं कि फर्म जो प्रोड्यूस करता है क्यू स्टेरिक, वो ज़ाहिर है एम आर इज इक्वल टू एम सी, जो आप कहते हैं कि आपके पास बराबर होना चाहिए, वो जब तक ऑप्टिमाइजेशन की कंडीशन नहीं आएगी आपके पास, ये एम आर इज इक्वल टू एम सी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या एक्सेप्शन के क्यू स्टेरिक जीरो कब हो जाएगा, अगर आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब हो जाए आपके डिमांड कर्व के। डेफिनेटली आपके पास ये, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या कह रहे हैं इसमें ये। ठीक है, तो वो आपके पास डेफिनेटली आपकी लॉस की कंडीशन है, जहाँ पे आप शटडाउन कंडीशन पे आ जाएंगे तो आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास मोनोपोली का कर्व है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग एम आर कर्व है, जो कि आपके पास, ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें ए आर जो है आपका, या डिमांड 1600 और 16 पर है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास प्राइसेस आपके पास 16 है, और क्वांटिटी आपके पास 1600 है। ठीक है। और एम आर उसका जो है हाफ पर है, देखें 800 पर है। इसका मतलब क्या है कि एम आर हमेशा आपके हाफ पर बनेगा ए आर के मोनोपोली कंडीशन। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है इसमें, जब आप कहते हैं कि सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है कि आपके पास ऑप्टिमाइजेशन आउटपुट कौन सा है, ऑप्टिमम आउटपुट कौन सा है, वो आप, वो आपके पास पॉइंट बनता है बेसिकली, जहाँ पे आपके पास एम आर बराबर होता है एम सी के, तो वो आपके पास पॉइंट आ रहा है पॉइंट ई।
यहाँ पे एम आर बराबर है एम सी के। आपने कहा कि ये आपके पास 500 क्वांटिटीज है। ठीक है, अब इस पे आपने फाइंड आउट ये करना है कि आप बेसिकली प्राइस कितने चार्ज कर रहे हैं या आपको प्राइस कितने मिल रहे हैं। ये तो आपके ऑप्टिमम क्वांटिटी है, लेकिन इसमें प्राइस नहीं पता आपको। क्यों? क्योंकि आपके पास एम आर जो है वो प्राइस के बराबर नहीं है मोनोपोली में। ठीक है, जब आपके पास प्राइस के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अब आप इसको डिमांड कर्व तक अगर मैं ड्रैग करके लेके जाता हूँ, तो डिमांड कर्व पे आपके पास बेसिकली जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट ए है, जिस पे आपके पास जो प्राइसेस आ रही हैं वो आपके पास आ रही हैं $11। ठीक है, ये तो प्राइस मोनोपोली पर रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब आपके पास एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कंज्यूमर सरप्लस का। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या है कि या आपके पास हाँ, कंज्यूमर सरप्लस आपके पास क्या है? कंज्यूमर सरप्लस आपके पास वो एरिया होता है या वो आपके पास कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप कहते हैं कि कंज्यूमर कितना मैक्सिमम विलिंग विलिंग है उसको पे करने के लिए, वो है इस प्रोडक्ट के लिए $16। $16 मैक्सिमम जो है पे कर सकता है इसमें। और अभी मार्केट में एक्चुअल प्राइस उसकी क्या है? $11। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंस आपके पास अमाउंट है, ये उसकी सरप्लस है। जो $16 तक वो पे कर सकता था इस कमोडिटी के लिए, लेकिन $11 में अगर परचेज कर लेता है, दैट मीन्स कि वो सरप्लस में है। अब ये सरप्लस अमाउंट आपके पास है, अब अगर इसको आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराते हैं, ये जो आपके पास क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास एरिया बनता है, तो $16 पॉइंट ए और $11 के दरमियान बन रहा है, ये आपके पास एरिया बन जाता है कंज्यूमर सरप्लस का। ठीक है, इस कंज्यूमर सरप्लस को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का फॉर्मूला आपके पास होता है हाफ इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन ब्रेथ। ठीक है, अब चेंज इन लेंथ आपके पास कितनी है? चेंज इन लेंथ एक मैं आपको जस्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ कि आपके पास हाफ फॉर्मूले का है ट्राइंगल के, और 16 - 11 आपके पास हुआ 5। ठीक है, और चेंज इन ब्रेथ आपके पास होती है 500। 500 - 0 = 500। ठीक है, 2 × 1 = 2, 225। ठीक है, तो 250 हो गया। अब आपने 25 को जब 5 से करा, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा, इसका मतलब क्या है कि वो आपके पास कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, ये आपके पास कंज्यूमर सरप्लस निकल आया। और जब आपके पास कंज्यूमर सरप्लस निकल आया, अब आपने प्रॉफिट नहीं निकाला अभी तक। अब आपके पास प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट आप ऐसे निकालेंगे कि आप ये कहेंगे कि ये तो आपके पास कॉस्ट हो गई थी, सॉरी प्राइसेस हो गई थी। अब आपके पास इसी क्वांटिटी पे कॉस्ट आ रही है पॉइंट एफ के ऊपर, जो कि आपके पास आ रही है $8। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट एफ, जो कि पॉइंट ए आपको एवरेज रेवेन्यू बता रहा है और पॉइंट एफ जो है आपको एवरेज कॉस्ट बता रहा है, तो एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन इज एवरेज कॉस्ट, या आप ये कह सकते हैं प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। जब आपके पास ये दोनों सूरतें हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एवरेज प्रॉफिट आपको बता रहा है पॉइंट ए टू एफ। अब इस पॉइंट ए टू एफ को अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं क्वांटिटी से, तो ये पॉइंट बी टू एफ, उसका मतलब क्या है कि ये आपके पास बन जाएगा एवरेज प्रॉफिट से टोटल प्रॉफिट। और ये जो रीजन आपके पास है बिटवीन पॉइंट सी, ए, एफ और बी, ये आपके पास मोनोपोलिस का प्रॉफिट है। ठीक है, ये तो हुआ उसका प्रॉफिट। ठीक, लेकिन अब आपके पास यहाँ पे एक और चीज़ आती है, वो आती है प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस इज द, आपके पास क्या है कि बेसिकली कि आपकी प्रोड्यूसर की मिनिमम विलिंगनेस, ठीक है, कितने मिनिमम प्राइस पे वो सेल कर सकता है, और उसको मार्केट प्राइस क्या मिल रहा है, वो आपके पास बेसिकली बनता है उसकी प्रोड्यूसर सरप्लस बनता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इस सप्लाई को मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूँ विद ज़ीरो, तो उसका मतलब क्या है कि अब आपके पास जो एरिया बनेगा, अच्छा इसमें एक और डेफिनेशन बनती है, वो डेफिनेशन क्या है? अबव द सप्लाई कर्व बिलो द मार्केट प्राइसेस, आपके पास जो एरिया निकलता है वो आपके पास बेसिकली निकलता है प्रोड्यूसर सरप्लस का। और कंज्यूमर सरप्लस का निकलता है बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइसेस, दैट इज कॉल्ड आपके पास कंज्यूमर सरप्लस। अब आप प्रोड्यूसर सरप्लस निकालते हैं, तो पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट ई, ओरिजिन, और ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक रेड लाइन से ये आपके पास प्रोड्यूसर सरप्लस बनेगा। ठीक है, इसको आप फाइंड आउट कैसे करेंगे? इसको यहाँ से तोड़ दें, ये आपके पास ट्रायंगल बन गया एक।
ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये आपके पास स्क्वायर बन गया, तो इनका चेंज इन इंटू चेंज इन ब्रेथ। तो आप इन दोनों की वैल्यूज निकालें और उसको मल्टीप्लाई करा दें, देन आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी कि आपके पास प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास हो गया। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आपके पास कौन सा है? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आपके पास वो इक्विलिब्रियम है जो हमने उसमें भी पढ़ा कि, अच्छा, उसमें आपके पास क्या था कि आपकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इक्वलाइज हो जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप वही सेम आपके पास वो है कि आप फाइंड आउट करते हैं कि आपके पास ऑप्टिमम आउटपुट कौन सा है। वो आपके पास ई प्राइम है, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि मार्जिनल लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के। इस पॉइंट पे जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो 700 है। ठीक है। इस क्यों है 700, क्यों पहले से ज़्यादा है? क्योंकि लॉन्ग रन में आपके पास सारे वेरिएबल्स, आपके सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, और प्लस आपके पास लॉन्ग रन में आप नौकरी में एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपकी कॉस्ट डिक्लाइन हो रही होती है, तो आप आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब एज कम्पेयर शॉर्ट रन, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास वो ऑप्टिमम पॉइंट है, पॉइंट ई प्राइम, जहाँ पे प्रोड्यूसर अपना ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है इन लॉन्ग रन। इसी पॉइंट को अगर आप अगेन वही डिमांड कर तक लेके जाएं तो आपके पास ये पॉइंट निकलता है। ठीक है। जब आपके पास ये पॉइंट निकला तो इसका मतलब क्या है कि इस पे आपकी जो प्राइसेस मिल रही हैं आपको $9 मिल रही हैं। अब इसी ऑप्टिमम क्वांटिटी पे आपको जो लॉन्ग रन कॉस्ट मिल रही है वो आपको मिल रही है पॉइंट एफ प्राइम। इसका मतलब क्या है कि ये वाला डिस्टेंस पॉइंट ए प्राइम टू एफ प्राइम, ये आपके पास एवरेज प्रॉफिट है इन लॉन्ग रन। और ये आप इसको मल्टीप्लाई कराते हैं क्वांटिटी से, तो दैट इज आपके पास कि जो है ये आपका एक टोटल प्रॉफिट बन गया है, या प्रॉफिट रीजन बन गया है कि आपका मोनोपोली का लॉन्ग रन में प्रॉफिट कितना आ रहा है। ठीक है। क्लियर हो गई? जो कि आपके पास एक लोअर प्राइस के ऊपर आपको एक हायर क्वांटिटी मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे, मोनोपोलिस जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे प्रोड्यूस कर लेते हैं इन लॉन्ग रन। ठीक है। लेट सपोज कि आपके पास एक कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट और कांस्टेंट आपके पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आपके पास आ जाती है। तो यहाँ पे आपके पास अगेन आप क्या करेंगे कि आपने कहा कि जो है एक ऑप्टिमाइजेशन करी। ऑप्टिमाइजेशन से आपने कहा कि आपके पास मोनोपोलिस का कह रहा हूँ। तो आपने ऑप्टिमाइजेशन करी, आपने कहा कि ये आपके पास प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है। और ये एरिया आपके पास हो गया मोनोपोलिस का प्रॉफिट हो गया। ठीक है भाई, सही हो गया। तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं विद परफेक्ट कंपटीशन, और परफेक्ट कंपटीशन में मैं एक अजम्पशन से ये लगाता हूँ कि आपके पास ये आपके पास डिमांड कर्व है, और यही आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू है, और यही आपके पास एवरेज रेवेन्यू है। और इसमें हम ये कह रहे हैं कि आपके पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हो रहा है, या आपके पास कुछ लॉस तो नहीं हो रहा सोसाइटी में, मोनोपोली में। वो जस्ट चेक करने के लिए हम करते हैं इसको। उसका मतलब क्या है कि ये आपके पास जब स्ट्रेट लाइन बनती है, तो अब आपके पास ऑप्टिमाइजेशन कौन सा हो रहा है? पॉइंट ई, जो आपके पास 1000 क्वांटिटी है, मोनोपोली में कितना था? 500 था। ठीक है। पीसी में आपके पास 1000 है। ठीक है। अब आपके पास कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? इसका मतलब क्या है कि ये प्राइसेस मार्केट में वो पे कर रहा है। अब जब ये मार्केट में प्राइसेस पे कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला रीजन जो है पॉइंट ई, पॉइंट जी, पॉइंट एन, ये आपके पास कंज्यूमर का सरप्लस हो गया इन परफेक्ट कंपटीशन, जो कि आपके पास एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है। एक बहुत बड़ा एरिया नज़र आ रहा है। तो लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं विद मोनोपोली, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? इसमें मोनोपोली में आपके पास ये परफेक्ट कंपटीशन था। ठीक है। ये आपके पास मोनोपोली था। अब आपने जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपके पास क्वांटिटी डिक्रीज हो गई सबसे पहले तो। क्यू प्राइम स्टेरिक या क्यू स्टेरिक आपके पास डिक्रीज हुआ। पहले प्राइसेस आपके पास $6 से, कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा था। ठीक है। अब आपके पास प्राइसेस हाई हो गए, मोनोपोली में प्राइसेस हाई चार्ज करेगा मोनोपोलिस्ट। जब प्राइसेस हाई चार्ज करेगा तो इसका मतलब क्या है कि अब कंज्यूमर सरप्लस इतना सा एरिया रह गया, और ये वाला रीजन आपके पास मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। बट ये वाला एरिया किधर गया? ये वाला एरिया तो आपके पास है ही नहीं, जो कि कंज्यूमर का सरप्लस था।
तो जो ये वाला एरिया है जो आपके पास कहीं नहीं जा रहा किसी के पास, ना कंज्यूमर के ना प्रोड्यूसर के पास, जो कि आपके पास बता रहा है आपका DWL, दैट इज डेट वेट लॉस। डेट वेट लॉस का मतलब क्या है कि मोनोपली में आपके पास जो ये 500 यूनिट क्वांटिटी जो डिक्लाइन हुई है, ये आपके पास नुकसान है। कम क्वांटिटी हायर प्राइसेस पे मोनोपोलिस्ट सेल आउट करता है, और उसमें रिसोर्सेज आपके ज़ाया हो रहे होते हैं, और वो आपके पास डेट वेट लॉस कहलाता है। ये आपके पास सोशल कॉस्ट होती है मोनोपोलिस्ट की, जो आप पे कर रहे होते हैं कि आप आउटपुट इनएफिशिएंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और हायर प्राइसेस चार्ज कर रहे होते हैं मोनोपोली में। ठीक है, ये आपके पास एक कंक्लूजन होता है इसमें इसका। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, आइडेंटिकल नहीं होती हैं, आपके पास मैनी सेलर्स होते हैं, लिमिटेड मोनोपोली पावर, मतलब डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और डिफरेंट आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अच्छा, इसकी जो आपके पास रिलेशन है, इसमें आपके पास क्या है कि ये, अब जैसे आपने कहा कि मोनोपोलिस्ट कुछ ऐसे होता है, स्लाइटली स्टीपर, और PC मार्केट में हॉरिजॉन्टल, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में रिलेटिवली फ्लैटर, डिमांड एंड एनर्जी। तो ये एक एक्सट्रीम है, ये एक एक्सट्रीम है, और उसके बीच में आपके पास मोनोपोलिस्टिक आते हैं। और देन आपके पास बाकी सारी कंडीशंस आपकी मोनोपोलिस्टिक की सेम होती हैं, जो आपकी मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में होती है। लास्ट एक आपके पास क्या आता है कि अगर कभी आपके पास कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है किसी भी रीजन से, किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर में, दैट मींस कि आपके पास लॉन्ग रन या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व आपकी इंक्रीज हो जाएगी और शिफ्ट हो जाएगी पैरेलल अपवर्ड, क्योंकि वो इंक्रीज बता रहा है कि आपके पास वो कॉस्ट इंक्रीज हुई है, और ये आपके पास रीजन जो है, ये आपको बता रहा है कि आपकी पैरेलल शिफ्टिंग जो है, ये इसका मतलब क्या है कि आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है। ये कॉस्ट जब इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपके पास प्रॉफिट मार्जिन शायद ज़्यादा हो, लेकिन कॉस्ट बढ़ने की वजह से आपके पास प्रॉफिट हो सकता है आपको ना हो रहा हो, और ये प्रॉफिट ना होने की वजह आपकी कॉस्ट इंक्रीज है, तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल से निकल के हो सकता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ मूव कर गए हो इन लॉन्ग रन। तो ये आपके पास बेसिकली डिपेंड करेगा कि आप किस कंडीशन में हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके उस वक्त पता चलती हैं जब आप को लॉन्ग रन में आपकी कॉस्ट कर्व बढ़ती है, तो आप देखते हैं उस वक्त कि जो है अब आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में। ठीक है यार, नो प्रॉफिट में आ गए हैं, या आया कि जो है आप शटडाउन कंडीशन पे आ गए। ठीक है, तो ये आपके पास एक मार्केट स्ट्रक्चर का एक सिंपल सा एक ओवरव्यू था। ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपके पास एक गेम थ्योरी का टॉपिक रह गया है। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके जी। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लें।